अब सिंपल हम यहाँ पे कोई भी ये डायग्राम देख लेते हैं। सिंपल देखिए, पहला स्टेप, अब कितने एटीपी बनेंगे अभी आपको पता चल जाएगा, नेट से रिलेटेड या क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है और पूरी 10 स्टेप की प्रोसेस होती है, इसे ही ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरूवेट। ग्लूकोज टोटल 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, क्योंकि C6 मैंने बताया ना, C6H12O6। और जो पायरूवेट होता है ये 3 कार्बन का होता है। तो लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल बना, इसका मतलब ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। दूसरा, इसमें फाइनल एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। देखो कितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्यों है, यहाँ भी प्रूफ हो जा रहा है कि आखिर क्या रीजन है कि ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अब देखिए जो पहला स्टेप है जहां पे 1 लिखा हुआ है, देखिए 100% एक क्वेश्चन नेट में जरूर पूछा जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंड पॉइंट के केमिकलों के नाम जरूर पूछते हैं। बीच का कुछ नहीं पूछेंगे वो, मैक्सिमम स्टार्टिंग और एंडिंग का पूछते हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्या आया था एक बार कि जब ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है तो सबसे पहली प्रोसेस में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, ये नेट पर क्वेश्चन आया था। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं याद रखना। आप ये बीच के एंजाइम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। इस ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में जो एंजाइम वर्क कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को, उसे बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। ये अपने माइंड में, अपनी कॉपी में ध्यान रखना, क्योंकि एक बार ये एग्जाम में आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है। कि ग्लूकोज, या तो सिंपल ये पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, मतलब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला एंजाइम कौन सा वर्क करता है। अब ये ध्यान रखना, इसमें ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटा, अभी सारी केमिकल रिएक्शन में आपको नहीं बता रहा हूं, शुरू का स्टेप बता रहा हूं। तो देखो, एक एटीपी कंज्यूम हुआ, एनर्जी लगी, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में एनर्जी कंज्यूम हो गई, एटीपी खर्च हो गया, एक एटीपी यहां पर ये एरो में दिखा भी रखा है। और इसका एक फॉस्फेट इस ग्लूकोज से आके जुड़ गया, ट्राई था यहां से डाई बन गया, तो एक फॉस्फेट कहां गया? इससे जाके जुड़ गया। लेकिन अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, तब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बना, लेकिन एटीपी कोई खर्च नहीं हुई। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से तो एटीपी खर्च हो गई लेकिन ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से एटीपी खर्च नहीं हुई। तो अभी तक पहली स्टेप की प्रोसेस में एक एटीपी खत्म हो गया है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट दोबारा बन गया, फिर उसमें एक एटीपी यहां पे खर्च हो गया। इसका एक जो फॉस्फेट है एटीपी का, ये इसके पहले कार्बन पे जुड़ गया, पहले और छठे कार्बन पे पहले से जुड़ा हुआ था। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें जो ये NAD है, ये जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये जितने भी सबस्ट्रेट बन रहे हैं, इनसे हाइड्रोजन, क्योंकि सब हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को कैरी कर रहे हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कैरी कर लेते हैं। जब कैरी कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? NADH+H+, ये चीज बन जाती है। और ये कहां काम करेगी? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये जो इस NAD ने ये जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखा था, अपनी गाड़ी में रख लिया था, ये गाड़ी आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसको दे देना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देना है इसने, यही ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को, और फिर दोबारा NAD बन जाना है। इनका काम देखो बस इतना है। यहाँ पे इनका काम है, ये 3 कार्बन का, लेकिन हाइड्रोजन कैरी करता है और इलेक्ट्रॉनों को कैरी करता है। वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन किसने ले लिए? NAD ने। लेने के बाद क्या बना? NADH+H+। अब इसके बाद अगली प्रोसेस में देखो क्या है कि जो ADP से ATP बन गया, ये जो फॉस्फेट था यहाँ पे ADP के साथ जुड़ा और ATP बन गया। मतलब अभी तक 2 ATP खर्च हुए हैं, एक ADP बना है। 2 ATP खर्च हो गए, एक ADP बना, भी माइनस में चल रहे। उसके बाद अगली प्रोसेस हुई, प्रोसेस होते देखिए कार्बन जो यहाँ C6 था, अब यहाँ पे C3 वाले कार्बन वाले बन गए यहाँ पर। उसके बाद 2 फॉस्फोइनोल ग्लिसरेट बना, प्रोसेस बढ़ती गई, केमिकल रिएक्शन हुई, इसमें एंजाइम्स काम कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन को बूस्टअप करने के लिए। फिर फॉस्फोइनोल इनोल पायरुवेट बना है। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट जब बन रहा है, फिर एक और ATP बन गया यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस ये 2 बार रिपीट होती है। ये कितने बार रिपीट होती है? 2 बार हमेशा रिपीट होगी। तो अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जो समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस लिखा है, एंड बाई प्रोडक्ट क्या बना? पायरुवेट। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में अगर आपकी एक्टिविटी ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रही है, सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही है, तो यही पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टेट में। और ये लैक्टेट एसिडिक होता है और सॉल्ट होता है एसिड का, तो आपकी जो मूवमेंट है
आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें फटीग जनरेट करेगा। वहां पे जब फटीग जनरेट करता है आपका मूवमेंट वहीं रुक जाएगा, खत्म, अब आगे आप कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी एरोबिक है तो ये पायरुवेट जो है ये लैक्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये अब क्रेब्स साइकिल में जाने को तैयार हो जाएगा। अगर एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है तो एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है तो यही पायरुवेट अब क्रेब्स साइकिल में एंटर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये खुद नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। सर ये सर एक एक प्रोडक्ट डाउट बन। था सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वगैरह हो रहे हैं, जैसे हाफ एन आवर रनिंग ले लीजिए, तो ओके। सर इसमें ये एरोबिक एक्टिविटी में आएगा, इसमें एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बनेगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो सर टायर्डनेस तो सर इसके बाद भी होती है, तो लैक्टेट सिर्फ हम लोग एनारोबिक एक्टिविटी में ही बनेगा? देखो ऐसा होता है, मैं इसका रीजन बताता हूँ। ये मुझसे बहुत बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि भाई हम आधे घंटे तक आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको टायर्डनेस होती है, राइट, होती है ना, यही आप बोल रहे हैं। उसके कारण बहुत जी है। सर। खाली लैक्टिक एसिड बनने की वजह से ही आपकी बॉडी में टायर्डनेस नहीं आती है। आपकी बॉडी में यदि स्टोर्ड एनर्जी मतलब एटीपी कम हो गया है तब भी आपको फटीगनेस आएगी। आपकी बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन या ग्लूकोज कम हो गया है तब भी आपको फटीग आएगा, मतलब थकान होगी। और सबसे मेन चीज है, अगर आपकी बॉडी, जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं आपकी बॉडी से बहुत चीजें लॉस होती है, जैसे मायोग्लोबिन आपकी स्केलेटल मसल्स में है, जो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो भी डाउन हो जाता है, मतलब डिप्लीट होता है, वो भी कम होता है। तो फटीग के बहुत कारण है, खाली लैक्टिक एसिड ही कारण नहीं है। लेकिन अगर आप हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड बनता है, वो आपके मूवमेंट को ब्रेक करेगा। उसके अलावा आपका मायोग्लोबिन कंटेंट भी कम हो रहा है, आपका रिजर्व फॉस्फेजन मतलब एटीपी पीसी भी कम हो रहा है बॉडी में, आपके बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज या ग्लाइकोजन भी कम हो रहा है। तो ये सब की कमी के कारण आपको फटीग आती है। लेकिन लैक्टिक एसिड, आप बोल रहे हो 30 मिनट की आपने एक्टिविटी करी, तो देखो 30 मिनट की आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एक तो होती है वॉकिंग, आप 30 मिनट तक वॉक करके आओ तब भी यहाँ पे थक जाते हो, प्यास लगती है, लैक्टिक एसिड तो बना नहीं उसमें एक भी, लेकिन थकान क्यों हुई? क्योंकि उसके और कारण है मैंने अभी जो बताए हैं। आपका स्टोर्ड ग्लूकोज ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया, आपका मायोग्लोबिन कंटेंट कम हो गया, तो आपको थकान महसूस होती है। अभी जो लेफ्ट साइड में लिखा है समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसी से नेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेते हैं, यही आपकी नेट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। नेट में आपके बस इस पूरी केमिकल रिएक्शन है 10 स्टेप 11 स्टेप की, इसमें किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं पूछा कि तीसरे स्टेप में कौन सा प्रोडक्ट बना, चौथे स्टेप में कौन सा प्रोडक्ट बना, चौथे स्टेप में कौन से एंजाइम ने वर्क किया। या तो पहले स्टेप का एंजाइम का नाम बोलेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए किस एंजाइम का रोल होता है, हेक्सोकाइनेज, या ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में पायरुवेट बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप में किस एंजाइम का ब्रेकडाउन होता है, हेक्सोकाइनेज। ये आप ध्यान रखना, ऐसे नेट में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन। आपसे वो नहीं पूछेगा ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, का एग्जाम है तो आपसे वो कभी नहीं पूछेगा ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, एटीपी का फुल फॉर्म बताओ, ये भी नहीं पूछेगा। वो ये पूछ सकता है कि भाई अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है तो कितने एटीपी बनेंगे। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बन रहा है तो उस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में कितने एटीपी बनेंगे। अब देखो सबसे पहला समरी में पढ़ो आप कि ये एनोरोबिक है, ये जो डायग्राम है ये एनोरोबिक है, ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे लैक्टेट दिखाया गया है, इसलिए पूरा डायग्राम एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को शो कर रहा है। अगर इस लैक्टेट को छुपा दो और ये पायरुवेट ही रहने दो तब ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बन सकता है। कहां पर होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस? सेल्स के साइटोप्लाज्म में, स्केलेटल मसल्स के सार्कोप्लाज्म में, या साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में। ये तीनों आंसर ठीक है। अच्छा अब आते हैं सी वाले पॉइंट पे, एटीपी प्रोडक्शन। देखिए जीएलयू लिखा है, जीएलयू मींस ग्लूकोज अगर टूट रहा है तब एटीपी कितना बढ़ेगा। देखो स्टेप 7 और स्टेप 10, स्टेप 7 और स्टेप 10 में 4 एटीपी बन रहे हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई कर रखा है यहाँ पर। ये जो प्रोसेस है 2 बार हो रही है, मैंने बोला था यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2x लिखा है ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये रिपीट होती है वाली प्रोसेस, तो 2 यहां बनते हैं एटीपी, 2 यहां, टोटल 4 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में बनते हैं यदि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन खर्च कितने होते हैं? पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में यहाँ पे 2 एटीपी खर्च हो गए, तो नेट एटीपी गेन कितना हुआ? 2 एटीपी। किसके ब्रेकडाउन से? ग्लूकोज के। यदि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या अब्सेंस में हो, उसे लेने देना नहीं है।
एंड प्रोडक्ट चाहे लैक्टिक एसिड बने चाहे पायरुवेट बने, लैक्टेट बने या पायरुवेट बने, तब नेट एटीपी गेन 2 होंगे, क्योंकि 4 तो बन रहे हैं, बन 4 रहे हैं लेकिन 2 खर्च भी हो रहे हैं, तो नेट एटीपी गेन 2 हुए। परंतु लेकिन बट अगर ग्लाइकोजन डी वाले में आओ आप, यदि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये एटीपी तो बना ही नहीं, ये टूटा ही नहीं, यहां पर सीधा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, तो इस एटीपी को आप हटा देंगे, तब टोटल 1 एटीपी खर्च हुआ है और बने कितने 4, तो नेट गेन कितना हुआ 3 एटीपी का। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो नेट एटीपी 2 बनेंगे, अगर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो नेट एटीपी 3 बनेंगे। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से बाई प्रोडक्ट हैं, नेट में भी पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाई प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो अगर मान लीजिए कहीं पायरुवेट के साथ साथ NaDH भी लिखा है तो वो आंसर भी ठीक होगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये NaDH जो है NaDH प्लस H प्लस, इसने क्या लिया, इलेक्ट्रॉनों को लिया और हाइड्रोजन को लिया, किससे लिया, ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है ये हाइड्रोजन कैरी कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे थे, इनसे लिया और क्या बनाया NaDH प्लस H प्लस। कितने बनाए टोटल 2 यहां पर, तो ये भी बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट हुआ किसका, ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस का, ग्लाइकोलाइसिस का। और इसके बाद 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बने और एक पायरुवेट का सिंपल फॉर्मूला होता है C3H3O3, ये पायरुवेट का फॉर्मूला है, किससे बना ये C6H12O6 से, तो बड़े से कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया भाई, इसका मतलब कैटाबोलिज्म। एनर्जी रिलीज हुई, एटीपी ज्यादा बन रहे हैं, एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब कैटाबोलिज्म। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे एनाबोलिज्म नहीं, कैटाबोलिज्म, पूरी कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कैटाबोलिक रिएक्शन है। तो 2 पायरुवेट बने, 2 NaDH प्लस H प्लस बने और या तो 3 ATP बना या 2 ATP बना, तो ये बाई प्रोडक्ट हुए या एंड प्रोडक्ट हुए क्या, एक तो ATP, अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो तो 2 ATP, ग्लाइकोजन का हो रहा तो 3 ATP, उसके अलावा 2 NaDH प्लस H प्लस और 2 पायरुवेट। ये जो 2 ये NaDH प्लस H प्लस है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को कैरी कर रहे हैं अपने पास ले जाके, जैसे मुझसे किसी ने कहा कि ये सामान आपने किसी और को दे देना है दिल्ली जाके, तो मैं दिल्ली जा रहा हूं और मेरा नाम है NAD, मैंने जो पैसा रखा हुआ हाथ में वो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन है, और मैंने किसको देने हैं, जिसको देने हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां पे मैंने दे देने हैं बस, और मेरा काम कुछ नहीं है, वापस फिर मैंने आ जाना अपना सेल्स में आ जाना वापस। तो ये 2 NaDH और H प्लस। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में FADH का कोई रोल नहीं है, वो FAD का, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर क्या है NAD का रोल है। ये नेट में पूछ सकता है, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में सिर्फ एक कोएंजाइम हेल्प कर रहा है जिसका नाम है NAD। ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस की आपकी कंप्लीट प्रोसेस है। कहीं कहीं देखिए ये दिखा रखा है यहाँ पर, ये इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, वहां 2x करा था, यहाँ पे से 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, सेम ही रिएक्शन है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब कुछ इसका लिटरेचर पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने पढ़ लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल 3 मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये तीनों एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, फैट, सबसे ज्यादा एटीपी कौन बनाता है, फैट, ये ध्यान रखना, और सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट्स, इन तीनों में से। कैन सर्व एज ए फ्यूल और सबस्ट्रेट्स, substances acted upon by enzyme for the production of ATP। अब ये सारे जो भी एनर्जी बना रहे हैं इसमें एंजाइम ही इनको हेल्प करेंगे। तो ये जो येलो में लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए, ये मैंने बता भी दिया है, कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन चीज से मिलकर बना होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये ऊपर लिखा हुआ या ये और तोड़ के लिखा हुआ है इसी वाले फॉर्मूले को, और ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये ऑक्सीजन क्यों बता रखा है, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म तभी होगा जब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होके क्रेब साइकिल पे पहुंचेगा, क्रेब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचेगा, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड हो जाएगा उसका। तो ये कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म कहलाता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचेगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब साइकिल में कब पहुंचेगा वो, जब उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब साइकिल दोनों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी, अब्सेंस में कभी संभव नहीं है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी पॉसिबल है
प्रेजेंस में भी पॉसिबल है, दोनों में वहां पे। तो ये देखिए पूरा फॉर्मूला यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, एटीपी बन रहा है और ये सर जो एच। एक डाउट था ओके। सर, फैट का भी सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि बनता तो फैट से भी ग्लूकोज ही है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फैट जो होता है ना, वो एक्चुअल में फैट नहीं होता। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का तो एक बेटा है, क्या है, ग्लूकोज। ऐसी फैट के बहुत सारे बेटे हैं, बेटे बेटियां हैं। फैट के बेटे को बोलते हैं सबसे पहले, बड़े बेटे को ट्राइग्लिसराइड, फिर उसके दो बेटे हो गए, एक को बोलेंगे फ्री फैटी एसिड, एक को बोलेंगे ग्लिसरॉल। जो ये फ्री फैटी एसिड है ना, यही वाला बेटा आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो एक्चुअल में फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड में से मिलके बना होता है। ट्राइग्लिसराइड का सबसे छोटा रूप क्या है, ट्राइग्लिसराइड को जब आप तोड़ेंगे तब आप वो दो भागों में टूटेगा। एक केमिकल टूटेगा जिसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल, और एक टूटेगा जिसे बोलते हैं 3 मोल ऑफ फ्री फैटी एसिड। और फ्री फैटी एसिड के बहुत नाम है, बहुत सारे होते हैं, पाल्मिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ये बहुत सारे फ्री फैटी एसिड है। और यही फ्री फैटी एसिड एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे? फैट के मेटाबॉलिज्म बताऊंगा। फैट का जब मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब फ्री फैटी एसिड, सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, उसमें टूट के एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। वो एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है। मैंने आपको डायग्राम अगर मैंने यहाँ दिखाया होगा, देखो ये इस डायग्राम में ये जो फैटी एसिड है, देखो फैट का मैंने एक बेटा है ट्राइग्लिसराइड, इसके दो बेटे हो गए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में भी होते हैं। ये फ्री फैटी एसिड ही आपको सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले टूटेगा किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए में। और इसके टूटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। ये एसिटिल कोएंजाइम ए कहां पार्टिसिपेट करेगा? क्रेब्स साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो फैट का मेटाबॉलिज्म ऐसे होता है। यहाँ पे भी देखो फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये जो फ्री फैटी एसिड है ये टूटेगा, इसमें दिखा पूरा इसका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे दिखा रखा है। तो फैट, सबसे पहले तो फैट का फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं लिपोलाइसिस। ठीक है, फैट से फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का टूटना। फ्री फैटी एसिड का एसिटिल कोएंजाइम ए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। अभी एसिटिल कोएंजाइम है, यहाँ पे बताएंगे अभी मैं कि एक्चुअली में होता क्या है। इतना मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसी फैट का अलग मेटाबॉलिज्म है। फैट जो होते हैं, फ्री फैटी एसिड जो होते हैं, इनके कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम बायोएनर्जेटिक्स में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसे बोलते हैं जिसके ज्यादा कार्बन होते हैं। C6H12O6 6 कार्बन वाला है ये, और पायरुवेट क्या है? C3H3O3। तो इन दोनों में कॉम्प्लेक्स क्या है? C6H12 वाला। मतलब ग्लूकोज ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू पायरुवेट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए वैसे, जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मान लीजिए आप एनारोबिक टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, डन हो गया। तो यहाँ पे मूवमेंट तो ब्रेक हो गया आपका, आप बैठ गए, रिलैक्स करने लगे, रिकवरी करने लगे। तो ये जो NAD ने ये NADH और H+ बनाया था, इलेक्ट्रॉन रखा था, ये हाइड्रोजन आयन रखा था, ये कहाँ गया भाई? ये कहाँ जाएगा? ये भी तो कहीं ना कहीं यूज होगा। तो ये पायरुवेट जो है, जब इससे लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये पायरुवेट के पास चला जाता है और पायरुवेट से लैक्टेट बन जाता है। ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? पायरुवेट को। कब? जब आप एनारोबिक टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं। देख लीजिए फॉर्मूला, पायरुवेट का फॉर्मूला क्या है? C3H3O3। और लैक्टेट का फॉर्मूला क्या है? C3H5O3। तो ये दो एक्स्ट्रा H कहां से आए? ये दो एक्स्ट्रा H इससे आए, ये H, क्योंकि ये दो है ना, ये इससे दो H आए और इसने पायरुवेट को दिया और इसने लैक्टेट बना लिया, जिसके हाइड्रोजन यहां पर जुड़ गए। ये ध्यान रखिएगा, ये NADH यहां पर इसने अपने जो कैरी करके यहां पर दे दिए, क्योंकि आगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस होनी ही नहीं थी अब, तो इसने यहीं पर दे दिए। तो यहां पर इसने प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ग्लाइकोलाइसिस रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एंजाइम्स ब्रेक डाउन द 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट। मैंने फॉर्मूला बताया था पायरुवेट का, C3H3O3। ग्लाइकोलाइसिस गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब दूसरा है ग्लाइकोजन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। कल मैं आपको बता चुका हूं,
ग्लूकोज से ग्लाइकोजन यदि बन रहा है उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस एंड इज स्टोर्ड इन द लीवर और मसल अंटिल नीडेड। ये जब तक इसकी जरूरत नहीं होगी ये लीवर और मसल्स में स्टोर ही रहेगा। एट दैट टाइम द ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विच एंटर्स द, देखो यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है, उसके बाद जो ये है ये 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है सबसे पहले ग्लाइकोजन, फिर ये एंटर कर जाएगा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। ठीक है, फॉर्म रेस्टिंग वैल्यू अबाउट 1 मिलीमोलर किलोग्राम मसल, ये तो सिंपल बता रखा है। दिस एसिडिफिकेशन ऑफ मसल फाइबर इनहिबिट्स फर्दर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन बिकॉज इट इम्पेयर्स ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। ये इसका लिटरेचर पूरा यहाँ पे बता रखा है कि कैसे वहां पर होता है, और ये मैं पायरुवेट और पायरुविक एसिड के बारे में बता दिया। एक नेट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मैंने कल बताया था कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई एक फॉस्फेट किसी दूसरे को दे रहा है तो फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डायरेक्टली फ्रॉम द फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट ऑफ सबस्ट्रेट टू एडीपी विदाउट एनी ऑक्सीडेशन अकरिंग। मतलब यहां पर देखो ये फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है, देखो 3 फॉस्फो, ये आपको दिख रहा होगा ये एक प्रोडक्ट बना हुआ है 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल फॉस्फेट, तो इसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप है, इसने एडीपी को दिया और ये एटीपी बन गया। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये यहां से प्रोसेस हुई एडीपी से एडीपी की बनने की। सेम है कि फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, इसने भी अपना एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी को दे दिया, एटीपी बन गया। यहाँ पे भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है दोनों जगह। किसी ऐसे बिना ऑक्सीडेशन की क्रिया हुए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसी एडीपी को देना और उससे एटीपी का निर्माण करना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सिंपल कहलाएगा। ये भी देखिए सेम डायग्राम है, इसमें थोड़ा बहुत दिखा रखा है एटीपी कितने बन रहे हैं कितने खर्च हो रहे हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, अलग अलग बुक से अलग अलग यहाँ पे डायग्राम लिए गए हैं। देखो इतना आपने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाती है, कहां पर, जब आपका लैक्टिक एसिड बन गया। सपोज मान लीजिए आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं, मतलब आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, उस कंडीशन में ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो एरोबिकली होगा, तो बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, पायरुवेट ही बनेगा, लैक्टिक एसिड तो बनेगा ही नहीं क्योंकि आप एरोबिकली एक्टिविटी कर रहे हैं। अब आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, अगर चलती रहती है, तो ये जो पायरुवेट है ये अब किस में कन्वर्ट हो जाता है,